बिल्कुल। यह एक ऐसा विषय है जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है। हाँ। तो हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो है एनवायरमेंट पीटी 365 अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 के नोट्स। अब अक्सर देखा गया है कि जब भी पर्यावरण से जुड़े डेटा, नए कानूनी बदलावों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बात आती है तो जानकारी का बोझ इतना अधिक होता है कि मुख्य मुद्दे कहीं दब जाते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। एकदम सही। तो आज हमारा मुख्य मिशन यही है कि इन जटिल आंकड़ों, वैज्ञानिक शब्दावलियों और सरकारी नीतियों को डिकोड किया जाए। मैं कोशिश करूंगा कि हम इन तथ्यों को एक स्पष्ट और याद रखने योग्य रूप में प्रस्तुत करें ताकि श्रोताओं को जानकारी के बोझ से दबे बिना विषय की पूरी गहराई समझ में आ सके। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पर्यावरण को समझना अब सिर्फ परीक्षा या शोध का विषय नहीं रहा है। बिल्कुल। और इस विस्तृत विश्लेषण में गोता लगाने से ठीक पहले एक छोटी सी अपील है। जो भी श्रोता इस तरह की ज्ञानवर्धक और तथ्य आधारित चर्चाओं का नियमित रूप से लाभ उठाना चाहते हैं, वे जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस ऑडियो को सुन रहे हैं उसे सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से ज्ञान और विश्लेषण का ये सफर बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। देखिए, इस चर्चा की प्रासंगिकता आज के समय में बहुत अधिक है। अगर हम पर्यावरण के इन सभी अलग अलग लगने वाले विषयों, चाहे वो कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हो या कोई नया कानून हो, का समग्र रूप से विश्लेषण करें तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। वो क्या? वो ये कि ये सभी एक ही विशाल इकोसिस्टम के हिस्से हैं। हमारी नीतियां, वन्यजीव और हमारा प्राकृतिक परिवेश एक दूसरे से पूरी तरह से गुंथे हुए हैं। किसी एक हिस्से में होने वाला बदलाव बाकी सभी को गहराई से प्रभावित करता है। इसी जुड़ाव को समझने के लिए स्रोत सामग्री के पहले भाग से शुरुआत करते हैं, जो मुख्य रूप से वन्यजीव और जैव विविधता पर केंद्रित है। इसमें सबसे पहला जिक्र अबू धाबी में आयोजित IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का है। हाँ, जहां विजन 4055 को अपनाया गया था। जी। लेकिन इस सम्मेलन की जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो है जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स को चरणबद्ध तरीके से हटाने का पहला औपचारिक प्रस्ताव। अब IUCN तो मुख्य रूप से प्रजातियों के संरक्षण पर काम करता है, तो ऐसे में जीवाश्म ईंधन पर उनका ये रुख नीतियों की दिशा को कैसे बदल सकता है? ये वास्तव में एक बहुत ही बड़ा नीतिगत बदलाव है। परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो IUCN का काम संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची बनाना और उनके आवास को बचाने के उपाय सुझाना रहा है, जिसे हम रेड लिस्ट के नाम से जानते हैं। सही कहा। लेकिन अब ये संस्था समस्या के मूल कारण पर प्रहार कर रही है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण जीवाश्म ईंधन है और यही जलवायु परिवर्तन प्रजातियों के विलुप्त होने की मुख्य वजह बन रहा है। इस प्रस्ताव के जरिए IUCN ये साफ कर रहा है कि जब तक कार्बन उत्सर्जन के मुख्य स्रोत को बंद नहीं किया जाएगा, तब तक केवल जंगलों को बचाकर हम प्रजातियों का संरक्षण नहीं कर सकते। ये तो एक बहुत ही तार्किक कदम लगता है। संरक्षण के इसी मुद्दे पर स्रोत में ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज का एक नया कंसेप्ट भी समझाया गया है। रेड लिस्ट के बारे में तो सबने काफी सुना है, जो खतरे की घंटी बजाती है। लेकिन ये ग्रीन स्टेटस किस तरह काम करता है? तो होता क्या है कि ग्रीन स्टेटस संरक्षण के क्षेत्र में एक बहुत ही सकारात्मक नजरिया पेश करता है। रेड लिस्ट हमें ये बताती है कि हम क्या खोने वाले हैं, जबकि ग्रीन स्टेटस ये मापता है कि हमारे बचाने के प्रयासों का क्या असर हुआ है, यानी रिकवरी कितनी हुई है। बिल्कुल। ये बताता है कि कोई प्रजाति अपनी ऐतिहासिक आबादी के मुकाबले कितनी रिकवर हुई है। हमारे नोट्स में एशियाई शेर का उदाहरण इसे बखूबी समझाता है। ऐतिहासिक रूप से ये शेर उत्तरी अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व तक फैले हुए थे, लेकिन आज वैश्विक स्तर पर ये भारी रूप से विलुप्त होने की श्रेणी में है। पर भारत में स्थिति अलग है ना? हाँ, भारत के गुजरात स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान में इनका संरक्षण एक अभूतपूर्व सफलता है। ग्रीन स्टेटस इस बात का मूल्यांकन करता है कि अगर भारत सरकार ने ये संरक्षण प्रयास नहीं किए होते तो आज एशियाई शेर की स्थिति क्या होती। ये सफलता को मापने का एक वैज्ञानिक पैमाना है। गिर के शेरों की रिकवरी वास्तव में एक बेहतरीन उदाहरण है। अब बड़ी बिल्लियों की बात हो रही है तो प्रोजेक्ट चीता भी लगातार चर्चा में है। भारत और बोत्सवाना के बीच एक नए समझौते के तहत 8 और चीतों का स्थानांतरण किया जा रहा है। जी, ये चीता प्रोजेक्ट का अगला चरण है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश आया है, जिसने टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को पूरी तरह से नया मोड़ दे दिया है। अदालत ने टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में पर्यटन और सफारी को पूरी तरह से बैन कर दिया है। सफारी अब केवल बफर जोन में ही होगी। ये एक बहुत ही
आवश्यक हस्तक्षेप था। कोर और बफर जोन के बीच का ये अंतर बाघों के प्राकृतिक आवास के लिए इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, किसी भी टाइगर रिजर्व को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है, कोर जोन और बफर जोन। कोर जोन जंगल का वो सबसे भीतरी और संवेदनशील हिस्सा होता है, जिसे पूरी तरह से वन्यजीवों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। वहां बाघ संभोग करते हैं, अपने शावकों को पालते हैं और शिकार करते हैं। तो जब वहां सफारी की गाड़ियां जाती हैं तो उन्हें परेशानी होती होगी। बहुत ज्यादा। जब उस कोर इलाके में गाड़ियां दौड़ती हैं और इंसानों का शोर होता है तो बाघ तनाव में आ जाते हैं। इससे उनका प्रजनन चक्र बुरी तरह प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश स्पष्ट करता है कि पर्यटन से होने वाली कमाई के लिए हम जंगल के मूल इकोलॉजिकल संतुलन को दांव पर नहीं लगा सकते। ये एक बहुत ही स्पष्ट प्राथमिकता तय करता है कि संरक्षण पहले है। बाघों और चीतों से जुड़ा एक और तथ्य इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में है, जिसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण है। हाँ, ये भारत की एक बड़ी पहल है। लेकिन इस स्रोत को पढ़ते हुए एक ऐसा वैज्ञानिक तथ्य सामने आया जो बहुत ही चौंकाने वाला था। ये बड़ी बिल्लियों और छोटी जंगली बिल्लियों के बीच एक शारीरिक अंतर के बारे में है। नोट्स बताते हैं कि छोटी बिल्लियां दहाड़ नहीं सकती। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आड़ मार सकते हैं। इसके पीछे उनके गले में मौजूद एक विशेष हड्डी होती है जिसे हाइपॉइड हड्डी कहा जाता है। अच्छा, हाइपॉइड हड्डी। हाँ, बड़ी बिल्लियों में ये हड्डी आंशिक रूप से कार्टिलेज की बनी होती है और बेहद लचीली होती है, जो उनके वोकल कॉर्ड्स को काफी ज्यादा फैलने की अनुमति देती है। इसी वजह से वो गगनभेदी आवाज पैदा कर पाते हैं। और छोटी बिल्लियों में ऐसा नहीं होता? नहीं, यूरेशियन लिंक्स या फिशिंग कैट जैसी छोटी बिल्लियों में ये हाइपॉइड हड्डी पूरी तरह से सख्त होती है। इस लचीलेपन की कमी के कारण वे दहाड़ नहीं सकती। इसके बजाय वे सांस लेते और छोड़ते समय प्यो की आवाज निकालती हैं, जो बड़ी बिल्लियां लगातार नहीं कर सकती। ये शारीरिक संरचना का अंतर वाकई प्रकृति की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। इसी तरह के कुछ नए वैज्ञानिक तरीके अब जानवरों की गिनती में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। नोट्स के अनुसार प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत पहली बार हाथियों की डीएनए आधारित गणना की जा रही है, जिसे साई नाम दिया गया है। यह गणना के तरीके में एक बहुत बड़ा सुधार है। पहले हाथियों की गिनती उनके मल के आकार या उन्हें देख के की जाती थी, जिसमें काफी गलतियां होती थीं। अब उनके मल से सीधे डीएनए निकालकर एक सटीक जेनेटिक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इससे हाथियों के पारिवारिक समूह को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर नदियों के इकोसिस्टम की बात करें तो गंगा और सिंधु नदी की डॉल्फिन के बारे में बताया गया है कि वे कार्यात्मक रूप से अंधी होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि वे इतनी मटमैली नदियों में शिकार और नेविगेट कैसे करती हैं? इसके पीछे भी लाखों सालों का एवोल्यूशन है। गंगा और सिंधु जैसी नदियां अपने साथ बहुत अधिक गाद लेकर चलती हैं, जिससे पानी हमेशा मटमैला रहता है। वहां रोशनी वैसे भी नहीं पहुंचती। तो आंखों की जरूरत ही खत्म हो गई। बिल्कुल। इसके बजाय उन्होंने इकोलोकेशन की क्षमता विकसित कर ली। वे लगातार हाई फ्रीक्वेंसी ध्वनि तरंगें छोड़ती हैं, जो आगे मौजूद किसी मछली या रुकावट से टकराकर वापस लौटती हैं। डॉल्फिन का दिमाग उस प्रतिध्वनि को प्रोसेस करके एक सटीक 3D नक्शा बना लेता है। ये तो किसी उन्नत सोनार तकनीक से कम नहीं है। जलीय जीवों में ही भारत ने हाल ही में अपनी मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं। स्रोत विशेष रूप से उड़ीसा राज्य का उल्लेख करता है, क्योंकि ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां मौजूद हैं: खारे पानी का मगरमच्छ, मीठे पानी का मगर और घड़ियाल। यह विविधता संरक्षण की एक लंबी यात्रा को दर्शाती है। अब वन्य जीवों के इस वैज्ञानिक पहलू को समझने के बाद ये देखना भी जरूरी है कि इन्हें बचाने के लिए जो कानूनी ढांचा तैयार किया गया है वो जमीनी हकीकत से कैसे टकराता है। ये हमें इस अध्ययन के दूसरे भाग की ओर ले जाता है, जो कि कानूनी ढांचे और नीतियों के बारे में है। जी, यहाँ केरल राज्य द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन के प्रस्ताव का जिक्र है। केरल सरकार चाहती है कि जो जंगली जानवर मानव जीवन के लिए खतरनाक बन गए हैं, उन्हें मारने या हटाने की प्रक्रिया को कानूनी रूप से आसान बनाया जाए। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा लगता है। ये मानव वन्यजीव संघर्ष का सबसे जटिल कानूनी और नैतिक पहलू है। एक तरफ हमारे पास 1972 का केंद्रीय कानून है, जिसका मूल उद्देश्य जानवरों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरी तरफ केरल जैसे राज्यों की जमीनी हकीकत है, जहां जंगली सूअर, हाथी और बाघ लगातार बस्तियों में घुस रहे हैं।
जिससे फसलों का नुकसान हो रहा है और मानवीय जानें भी जा रही हैं। सही कहा। राज्य सरकार का तर्क है कि जब कोई विशेष जानवर इंसानों के लिए सीधा खतरा बन जाए तो केंद्र सरकार से मंजूरी लेने की लंबी प्रक्रिया में बहुत समय बर्बाद होता है। वो चाहते हैं कि निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय स्तर पर हो ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। ये एक ऐसा नीतिगत द्वंद्व है जहां एक तरफ संरक्षण है और दूसरी तरफ नागरिकों की सुरक्षा। निश्चित रूप से यह एक ऐसी कानूनी रस्साकशी है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। कानूनों की इसी कड़ी में जैविक विविधता नियम 2025 की अधिसूचना भी जारी की गई है। इसमें एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी एबीएस का उल्लेख किया गया है। साथ ही पहली बार डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन यानी डीएसआई को भी शामिल किया गया है। इस नियम को समझने के लिए हमें इसके पीछे के दर्शन को समझना होगा। एबीएस का सीधा सा अर्थ है कि यदि कोई कंपनी किसी स्थानीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके कोई कमर्शियल प्रोडक्ट बनाती है तो मुनाफे का एक उचित हिस्सा उस समुदाय को मिलना चाहिए। इसका कोई अच्छा उदाहरण है हमारे पास? हाँ, केरल की कानी जनजाति का उदाहरण बहुत मशहूर है। कानी जनजाति के लोग पीढ़ियों से आरोग्यापाचा नाम के एक स्थानीय पौधे के पत्तों का उपयोग थकान दूर करने के लिए करते थे। वैज्ञानिकों ने इस पौधे से जीवनी नाम की एक दवा बनाई जो बहुत सफल रही। तो क्या जनजाति को इसका फायदा मिला? बिल्कुल। दवा की बिक्री से मिलने वाली रॉयल्टी का एक हिस्सा कानी जनजाति के कल्याण के लिए एक ट्रस्ट को दिया गया। यह एबीएस का एक आदर्श मॉडल है। बहुत खूब। लेकिन ये डीएसआई या डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन का क्या मामला है? देखिए, पहले कंपनियां भौतिक रूप से पौधे या बीज ले जाती थीं, लेकिन आज तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि कोई भी लैब किसी पौधे का जेनेटिक कोड स्कैन कर सकती है और दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठी कंपनी उस डिजिटल डेटा को डाउनलोड करके लैब में वो दवा बना सकती है। तो ऐसे में वो कह सकते हैं कि उन्होंने तो कोई भौतिक पौधा लिया ही नहीं। बिल्कुल। और इसी कानूनी खामी का फायदा उठाकर वे मुनाफा साझा करने से बच सकते थे। नए कानून में डीएसआई को शामिल करके इसी रास्ते को बंद किया गया है। अब अगर डिजिटल जेनेटिक डेटा का भी उपयोग होता है तो कंपनियों को लाभ साझा करना ही होगा। यह एक बहुत ही दूरदर्शी कानूनी कदम है जो आधुनिक डिजिटल युग में भी बायोपायरेसी को रोकेगा। इसी तरह का एक और कानूनी अपडेट वन संशोधन नियम 2025 से जुड़ा है। इस संशोधन के माध्यम से रणनीतिक खनिजों और रैखिक परियोजनाओं जैसे रेलवे या सड़कों के लिए वन भूमि की मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इस संशोधन के प्रभाव को समझने के लिए हमें 1996 के ऐतिहासिक टीएन गोदावरमन मामले को देखना होगा। वो क्या था? 1996 से पहले जंगल का मतलब केवल वही जमीन होती थी जो सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज हो। गोदावरमन फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जंगल शब्द को उसके डिक्शनरी अर्थ के अनुसार भी समझा जाना चाहिए, यानी कोई भी क्षेत्र जो प्राकृतिक रूप से जंगल जैसा दिखता है वो सुरक्षित माना जाएगा। तो अब इस नए संशोधन से क्या बदल रहा है? हालिया संशोधन राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती बुनियादी ढांचा और खनन को गति देने के लिए लाए गए हैं। इनमें कुछ विशेष परियोजनाओं को लंबी मंजूरी से छूट दी गई है। पर्यावरणविदों की चिंता ये है कि इससे उन जंगलों का विखंडन हो सकता है जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है लेकिन डिक्शनरी अर्थों में अहम भूमिका निभाते हैं। विकास और पर्यावरण के बीच ये संतुलन हमेशा से ही कठिन रहा है। अब जंगलों की बात हो ही रही है तो चलिए इस अध्ययन के तीसरे भाग वन और जलवायु कार्रवाई पर नजर डालते हैं। पर्यावरण लेखांकन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण बढ़कर देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% हो गया है। हाँ, और मिजोरम और लक्षद्वीप प्रतिशत के लिहाज से सबसे ऊपर है। ये आंकड़ा तो काफी सकारात्मक लगता है। सकारात्मक तो है, लेकिन इसे थोड़ी गहराई से देखने की जरूरत है। यह रिपोर्ट वन आवरण यानी घने जंगल और वृक्ष आवरण यानी खेतों या सड़कों के किनारे लगे पेड़ दोनों को जोड़कर ये आंकड़ा देती है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में केवल पेड़ों की संख्या नहीं बल्कि जंगलों की गुणवत्ता और उनकी सघनता भी मायने रखती है। इसी संदर्भ में ग्रीन इंडिया मिशन का जिक्र भी आता है। बिल्कुल। ग्रीन इंडिया मिशन का लक्ष्य केवल पौधे लगाना नहीं है बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जो 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बना सके। कार्बन सिंक मतलब जो कार्बन को सोख ले। हाँ, ऐसे जंगल जो वायुमंडल से कार्बन सोखकर उसे लकड़ियों और मिट्टी में कैद कर लें। इसे हासिल करने के लिए बंजर भूमि को हरे भरे जंगलों में बदलना होगा। ये भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का एक मुख्य स्तंभ है।
अब जमीन और जंगलों से आगे बढ़ते हुए हम पानी की ओर चलते हैं, जो इस विश्लेषण का चौथा भाग है, महासागर और आर्द्रभूमियां। सबसे पहले हाई सीज ट्रीटी का जिक्र है, जिसे BBNJ एग्रीमेंट भी कहा जा रहा है। ये संधि वैश्विक महासागरों के लिए इतनी अहम क्यों है? इसे समझने के लिए हमें समुद्री सीमाओं को जानना होगा। किसी भी देश के तट से 200 समुद्री मील तक का इलाका उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, जिस पर उस देश का अधिकार होता है। लेकिन इसके बाहर जो विशाल महासागर है, उसे हाई सीज कहा जाता है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। सही कहा। दुनिया के महासागरों का लगभग 2/3 हिस्सा इसी हाई सीज में आता है। अतीत में इस इलाके में अनियंत्रित रूप से मछली पकड़ना और खनन आम बात थी, क्योंकि वहां कोई कानून लागू नहीं होता था। BBNJ संयुक्त राष्ट्र के एक ऐतिहासिक संधि है, जो पहली बार इन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों के संरक्षण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है। या तो विशाल महासागरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संविधान की तरह है। मीठे पानी के इकोसिस्टम की बात करें तो रामसर कन्वेंशन से जुड़ा एक अहम अपडेट है। रामसर का COP15 हाल ही में जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ, जहां विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन अपनाया गया। भारत के संदर्भ में यह देखना काफी उत्साहजनक है कि देश में अब 96 रामसर साइट्स हो गई हैं। इसके साथ ही इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन का दर्जा मिला है। शहरों के बीच स्थित इन झीलों का इकोलॉजिकल महत्व क्या है? शहरों में ये आर्द्रभूमियां केवल सुंदरता के लिए नहीं होती, ये विशाल प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती हैं। भारी बारिश के दौरान ये अतिरिक्त पानी सोख लेती हैं और शहरी बाढ़ को रोकती हैं। साथ ही ये भूजल स्तर को रिचार्ज करती हैं। इसलिए इनका संरक्षण कंक्रीट के बुनियादी ढांचे जितना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन पानी के भीतर हर जगह स्थिति इतनी सकारात्मक नहीं है। स्रोत में प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में चौथा वैश्विक मास ब्लीचिंग इवेंट दर्ज किया गया है। रंग बिरंगे कोरल अचानक सफेद क्यों पड़ रहे हैं? कोरल वास्तव में बहुत छोटे समुद्री जीव होते हैं, जो एक नाजुक रिश्ते में रहते हैं। उनके ऊतकों के अंदर ज़ूज़ैंथेली नामक सूक्ष्म शैवाल रहते हैं। ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं और कोरल उन्हें रहने की जगह देते हैं। कोरल का खूबसूरत रंग भी इन्हीं शैवाल की वजह से होता है। तो फिर ब्लीचिंग कैसे होती है? जब समुद्री हीट वेव के कारण पानी का तापमान बढ़ जाता है, तो कोरल तनाव में आकर इन शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। शैवाल के जाते ही कोरल अपना रंग खो देते हैं और उनके सफ़ेद कंकाल नजर आने लगते हैं। अगर तापमान जल्दी कम नहीं हुआ तो वे हमेशा के लिए मर जाते हैं। ये तो पूरे समुद्री इकोसिस्टम के लिए खतरनाक है। महासागरों से जुड़ी एक और नई और परेशान करने वाली अवधारणा ओशन डार्कनिंग की है। नोट्स बताते हैं कि दुनिया के 21% महासागर डार्क हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ओशन डार्कनिंग का अर्थ पानी का रंग काला होना नहीं है, बल्कि समुद्र के पानी में सूरज की रोशनी की पहुंच का कम होना है। इसके पीछे इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार हैं। खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक उर्वरक जब समुद्र में मिलते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन तेजी से बढ़कर सतह पर एक मोटी परत बना लेते हैं। और जलवायु परिवर्तन भी इसमें भूमिका निभाता है। हाँ, भारी बारिश से बहुत अधिक मिट्टी और गाद समुद्र में मिल रही है। इन कारणों से पानी गंदला हो जाता है और रोशनी गहराई तक नहीं जा पाती। इससे समुद्र की पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। समुद्री प्रदूषण को ट्रैक करने और जीवों की निगरानी करने के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक का जिक्र भी यहाँ किया गया है, पर्यावरणीय DNA या eDNA। ये पारंपरिक तरीकों से कैसे अलग है? पहले वैज्ञानिकों को ये जानने के लिए कि नदी में कौन सी मछलियां हैं, जाल डालकर उन्हें पकड़ना पड़ता था, जो जीवों के लिए तनावपूर्ण होता था। eDNA एक पूरी तरह से नॉन इन्वेजिव तकनीक है। जलीय जीव पानी में अपनी त्वचा की कोशिकाएं या शल्क छोड़ते हैं, जिनमें उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बस पानी के नमूने से ही पता चल जाता है? बिल्कुल। वैज्ञानिक पानी का एक छोटा सा नमूना लेकर उसमें मौजूद DNA को स्कैन करके बता सकते हैं कि वहाँ कौन-कौन सी प्रजातियां मौजूद हैं। ये तो पानी में जीवों के फिंगरप्रिंट ढूंढने जैसा है। हाँ, अब एक और शब्द आजकल चर्चा में है, ब्लू वॉशिंग। हमने ग्रीन वॉशिंग के बारे में काफी सुना है, जहां कंपनियां पर्यावरण के अनुकूल होने का झूठा दावा करती हैं। ये ब्लू वॉशिंग क्या है? ब्लू वॉशिंग ग्रीन वॉशिंग का ही एक विस्तार है। ये वो स्थिति है जब कोई कंपनी दावा करती है कि वो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रही है या वो नैतिक और सामाजिक रूप से बहुत जागरूक है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी उत्पादन प्रक्रिया इन मानकों का पालन नहीं कर रही होती है। ये उपभोक्ताओं को भ्रमित करने की एक रणनीति है।
अब इस पूरे स्रोत सामग्री के सबसे रोमांचक और साइंस फिक्शन जैसे लगने वाले हिस्से पर आते हैं। यहाँ फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन का उल्लेख किया गया है। कोलोसल बायोसाइंसेज जैसी कंपनियां डोडो पक्षी और वुली मैमथ जैसे लुप्त जीवों को वापस लाने की बात कर रही हैं। क्या क्रिस्पर जैसी तकनीक से सच में ऐसा हो सकता है? यहाँ फंक्शनल शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक जुरासिक पार्क की तरह 100% असली वुली मैमथ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा डीएनए अब मौजूद नहीं है। इसके बजाय वे इकोलॉजिकल सरोगेट बना रहे हैं। इकोलॉजिकल सरोगेट? हाँ, उदाहरण के लिए वे आज के एशियाई हाथी के डीएनए में क्रिस्पर तकनीक से ऐसे बदलाव कर रहे हैं जिससे उस हाथी में मैमथ जैसे गुण विकसित हो जाएं, जैसे घने बाल और अत्यधिक ठंड बर्दाश्त करने की क्षमता। इसे ही फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य केवल उन्हें चिड़ियाघर में रखना नहीं है, बल्कि उनके उन पारिस्थितिक गुणों को वापस जीवित करना है जो पर्यावरण के संतुलन के लिए जरूरी थे। अगर हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो साफ है कि IUCN के विजन से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग तक हमारी नीतियां और विज्ञान ही इस धरती के भविष्य को आकार देंगे। इस विस्तृत विश्लेषण से यह साफ हो जाता है कि पर्यावरण संरक्षण कोई अलग-थलग विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। लेकिन आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए इसी आखिरी विषय फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन पर एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ श्रोताओं को छोड़ना उचित रहेगा। बिल्कुल, ये सोचने का विषय है। जरा सोचिए, अगर क्रिस्पर से सी जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से हम विलुप्त हो चुके जीवों के गुणों को वापस धरती पर ला सकते हैं, तो क्या इससे हमारे अंदर वर्तमान में संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने की प्रेरणा कम नहीं हो जाएगी? क्या हम ये सोचकर लापरवाह हो जाएंगे कि अगर कोई जानवर आज विलुप्त हो भी गया तो कल हम उसे लैब में फिर से बना लेंगे? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। बिल्कुल। इस विस्तृत और गहन चर्चा में शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान के इस सफर में जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।